हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कॉफी फसल के बारे में। ठीक है, जैसे लोबिया या चावला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोबिया या चावला। चावला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये सब्जी के लिए भी प्रयोग की जाती है और हरे चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। ठीक है ना। दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत है। ठीक है ना। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है ना। साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है विग्ना एंगुकुलेटा। क्या होता है? विग्ना एंगु एंगुकुलेटा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। बात की जाए अगर फैमिली की, तो फैमिली इसकी कौन सी है? फैबेसी है। कौन सी है? फैबेसी है। ओरिजिन की बात की जाए, यानी कि उत्पत्ति स्थल इसका क्या है? तो अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात कर ले जैसे। ठीक है ना। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र संख्या इसकी 2n बराबर 22 या 24 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 22 या 24 होती है। कितनी होती है? 22 या 24 होती है। ये तो कुछ वर्टिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यानी एक बेसिक चीज थी। ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? विग्ना एंगुकुलेटा। और फैमिली की बात की जाए तो फैबेसी होती है और ओरिजिन इसकी अफ्रीका है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 2n बराबर 22 या 24 होता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो उपयोग है, चावला को जो है, एक तो सबसे पहली चीज, चावला को जो है, चावला जो होता है, चावला, इसे जो है वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेबल मीट कहा जाता है। इसमें प्रोटीन का कंटेंट, इस चावले में प्रोटीन कंटेंट 23% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23% पाया जाता है। ठीक है। इस प्रोटीन में मिथियोनिन, कौन सा? मिथियोनिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये प्रोटीन जो होती है 23%। ठीक है ना। इसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल। वो अम्ल कौन सा है? मिथियोनिन। मिथियोनिन अम्ल पाया जाता है। बहुतायत मात्रा में, कहने का मतलब रिसोर्सेस होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मिथियोनिन। ठीक है ना। ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका क्या उपयोग है? तो चावला का उपयोग की बात कर ले तो इसको हरे चारे के रूप में, चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। सूखे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। और सूखे चारे में जैसे कि सूखा चारा से जो बनता है, यानी सूखा चारा, जिससे कि सूखा चारा हे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हे बनाने के काम में आता है। और साइलेज बनाने के भी काम में आता है। साइलेज बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना। बनाने के लिए। तो इसके कुछ उपयोग थे। लोबिया जो है दलहनी फसल और हरी सब्जी, हरी खाद, हरे चारे, इन सब रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो आपका कॉफी है, ये लोबिया है, जो है दलहनी फसल, दलहनी फसल के रूप में, किस रूप में? दलहनी फसल, सब्जी वाली फसल। कौन सी फसल? सब्जी फसल, सब्जी वाली फसल के रूप में। ठीक है। और चारे की, चारे वाली फसल के रूप में और हरी खाद के रूप में इसका यूज लेते हैं। ठीक है ना। तो दलहनी फसल के रूप में भी प्रयोग ले लेते हैं और सब्जी वाली फसल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, चारे के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं और हरी खाद, ठीक है ना, ग्रीन मैन्योर के रूप में भी इसको प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें एक बिंदु और
रही बात प्रोटीन, इसका 23% पाया जाता है चावला में, और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट लगभग 60% पाया जाता है। क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ उपयोग एवं महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है ना, तो इसका उपयोग है तो अधिकतर तो चारा या हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सब्जियों के रूप में भी किया जाता है लगभग लगभग। लोबिया अधिकतर अगर देखा जाए अपने उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा, अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है आपका भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर उपयोग होता है तो सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। लोबिया की सब्जी जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर बात करते हैं हम इसमें वितरण एवं क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी? वितरण एवं क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वितरण यानी क्या मतलब एंड एरिया, वितरण एवं क्षेत्रफल की बात करते हैं जैसे। ठीक है, क्षेत्रफल तो जैसे कि विश्व स्तर पर देखा जाए, किस स्तर पर? विश्व लेवल पर देखा जाए तो एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में जो है बहुतायत मात्रा में इसका कल्टीवेशन होता है। और रही बात भारत की, तो भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में अगर कल्टीवेशन कहीं पर होता है, सर्वाधिक मात्रा में अगर उत्पादन की बात की जाए तो वो होता है यूपी में। कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। क्लियर, यूपी में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। और देखा जाए तो किस रूप में अधिकतर उपयोग करते हैं, तो इसको सब्जी के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं बात जलवायु की, काहे की क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु की बात करेंगे। ठीक है, जलवायु तो जो आपकी लोबिया होती है गर्म जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है? गर्म जलवायु की फसल है। ठीक है, गर्म जलवायु की फसल है। और शीश वर्षा ऋतु, गर्म जलवायु एवं वर्षा ऋतु की फसल है। एक तरह ये कह सकते हैं वर्षा, यानी कि जायद में भी बोई जाती है और खरीफ में भी बोई जाती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो क्या बात कर रहे थे, जो फसल है गर्म एवं ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है ना, यानी कि खरीफ यानी जो गर्मी का सीजन होता है वो जायद की फसल होती है, जायद का सीजन होता है। जो वर्षा ऋतु होती है उसे खरीफ बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों मौसम में उगाई जा सकती है और देखा जाए तो मुख्यतः जो है ये वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है ना, बात करते हैं इसी में क्लाइमेट के अंतर्गत अगर जर्मिनेशन की बात कर ले, जर्मिनेशन की बात कर लिया जाए। ठीक है ना, किसकी? जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए जो बढ़िया टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 अंश सेल्सियस तापमान सबसे बढ़िया होता है। अगर ग्रोथ की बात कर ले, तो 25 से 30 अंश सेल्सियस जो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है इसके कल्टीवेशन के लिए, बढ़िया उपज के लिए, उत्पादन के लिए। और ये सर्वाइव करता है 40 अंश सेल्सियस तापमान तक, ये जो है सर्वाइव कर सकता है। समझ रहे हैं कितने अंश सेल्सियस तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर इसकी खेती की जा सकती है? तो 40 अंश सेल्सियस तक जो है इसकी खेती बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लाइमेट क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं सॉइल। सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल जो है ये जो हल्की मृदा में, किस प्रकार की? हल्की, यानी भारी मृदा में तो उतना बेहतर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हल्की दोमट मटियारी मृदा है, हल्की दो जो इस जो हल्की मृदा होगी कैसी? जो मटियारी दोमट होगी वो हल्की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मटियारी दोमट जो है इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, जिसका पीएच जो है 5.5 से 7 के बीच तक हो सकता है, यानी 5.5 से 7 तक ये जो पीएच होता है। ठीक है ना, क्या पीएच कितना? 5.5 से 7.0 तक जो है इस बेटर होता है। यहाँ तक इसकी कल्टीवेशन जो है बढ़िया हो सकती है। ठीक है, भूमि कैसे होनी चाहिए? बढ़िया भुरभुरी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बढ़िया भरपूर मात्रा में जीवाश्म मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? होने को तो लगभग लगभग हर प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब अच्छा उपज, अच्छे उत्पादन के लिए हम
कैसी मृदा लेंगे तो दोमट व हल्की, ठीक है, लाइट सॉइल, कैसे क्या कह सकते हैं, लाइट सॉइल, लाइट लोमी सॉइल जो है बढ़िया होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात सॉइल से रिलेटेड, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। अब हम बात करेंगे इसमें किस्मों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, किस्मों के बारे में। तो चारे की पर्पज के लिए कौन सी किस्में हैं और आपकी किस्में, तो चारे के पर्पज के लिए, चारे के लिए अलग होते हैं और सब्जी के लिए अलग होते हैं। तो देख लेते हैं चारे के लिए कौन से हैं और सब्जी के लिए कौन से हैं। तो चारे के लिए जैसे कि रश्मि जाइंट है, कौन सी है, रश्मि जाइंट, जो पॉपुलर है, रश्मि जाइंट है, सिरसा 10 है, सिरसा 10 है, क्लियर। फिर उसके बाद आपकी सिरसा 10 FOS1 है, FOS1, ये 3 मुख्य प्रजातियां हैं, वैरायटी हैं, यानी किस्में हैं, जो कि हम चारे के लिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर सब्जी के लिए, सब्जी के पर्पज के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से हैं, जैसे कि पूसा कोमल हो गई, क्या, पूसा कोमल हो गई, ठीक है, कौन सी हो गई, पूसा कोमल हो गई, पूसा फागुनी हो गई, पूसा फागुनी हो गई, ये ड्वार्फ वैरायटी है, कैसी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। पूसा फागुनी जो है ड्वार्फ वैरायटी है। पूसा पूसा दो मौसमी, अगली वैरायटी कौन सी है, पूसा दो मौसमी, ये भी सब्जी के लिए है। पूसा बसंत, ये भी सब्जी के लिए है, क्लियर बात, पूसा बसंत ये भी सब्जी के लिए है। हिमाचल लोबिया, कौन सी किस्म, हिमाचल लोबिया, और कौन सी है, पूसा ऋतुराज है, पूसा ऋतुराज, ठीक है। पूसा कोमल हो, कौन कौन सी हो गई, पूसा कोमल हो गई, पूसा फागुनी हो गई, पूसा दो मौसमी हो गई, पूसा बसंत हो गई, हिमाचल लोबिया हो गई, पूसा ऋतुराज हो गई। ये कुछ मुख्य किस्में हैं किसकी, लोबिया की हैं, जो कि सब्जी के लिए बढ़िया होते हैं। और जैसे कि टाइप 2 हो गई, क्या, टाइप 2 हो गई, दुर्गा क्रांति हो गई, कौन सी हो गई, दुर्गा क्रांति हो गई, ठीक है। ये कुछ मुख्य किस्में हैं, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना था, ठीक है ना। जैसे और भी हैं, जैसे पूसा संपदा है, और यूपी कॉपी है, क्या है, पूसा संपदा, और भी किस्में जैसे कि पूसा संपदा है, क्या है, पूसा संपदा है, यूपी कॉपी है, ठीक है। ये भी जो है आपकी लोबिया की किस्में है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष किस्में थी जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका सीड रेट क्या होता है, सीड रेट, ठीक है ना, एक नॉर्मल जो होना चाहिए सीड रेट नॉर्मल, ठीक है, 15 से 20 केजी, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम चारे पर्पज के लिए करते हैं, चारे के लिए करते हैं तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर बढ़िया आता है, ठीक है। चारे के अगर पर्पज से करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम, और नॉर्मल जैसे कि हम दाने के लिए या सब्जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं इसी जगह पर, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, कैप्टान हो गया, थेरान हो गया, कैप्टान हो गया, थेरान हो गया, ऐसे जो फंगिसाइड होते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड के साथ उपचारित कर लेते हैं, क्लियर बात। फिर ये तो बात समझ गए होंगे, लगभग लोग जितनी भी क्रॉपें हमने पढ़ी है उसमें कैप्टान, तेरान, बाविस्टीन, इन सबसे हम सीड को ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वीट कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है ना, वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल में क्या करते हैं, तो पहली जो कर्षण क्रिया की जाती है, क्या, कर्षण क्रिया, कर्षण, पहली कर्षण क्रिया में क्या होता है, निराई गुड़ाई किया जाता है। अगर निराई गुड़ाई से अगर नहीं
कंट्रोल हो रहा है या हम निराई गुड़ाई के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार खरपतवार होता है सक्रिय पत्ते का है तो सेलेक्टिव, यानी देखो जो आपके हर्बिसाइड हो चाहे पेस्टिसाइड हो, ठीक है पेस्टिसाइड नहीं हर्बिसाइड, ठीक है ना, जो भी हर्बिसाइड होगा आपका उसमें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सिलेक्टिव एक नॉन सिलेक्टिव, ठीक है ना। तो जब फसल हम बो देते हैं तो फसल में जब दवाओं को छिड़काव करना होता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जब हमें फसल को नहीं बचाना होता है, एक तरफ से खत्म करना होता है खरपतवार को, तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। और तो रही बात तो सबसे पहली मुख्य बात यही है कि आप जो है निराई गुड़ाई करके उसके खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सिंचाई की, इरिगेशन की बात कर लेते हैं, किसकी, सिंचाई। देखो एक चीज जान रहे हैं हम कि सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु दोनों की होती है। तो वर्षा ऋतु में हमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है। लेकिन जो गर्मी का समय होता है, गर्मी के समय में जो है हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जो है लगभग मृदा में 50% मॉइस्चर होना ही चाहिए, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में जो जायद की फसल लेते हैं उतनी समय उस दौरान, ठीक है ना, हमारी भूमि में 50% मॉइस्चर होना चाहिए अच्छे यील्ड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अच्छी उपज लेने के लिए भूमि में 50% नमी आवश्यक होता है। तो क्या करते हैं सिंचाई गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, गर्मी के दिनों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, कितने 10 से 15 दिनों के इंटरवल पर, ठीक है, अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सिंचाई से जुड़ी बातें थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोले तो कहने का मतलब कटाई। अगर हम इसको चारे पर्पज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, चारे पर्पज के लिए करते हैं। चारे के लिए तो 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग की जाती है। अगर हम सब्जी या दाने के लिए, सब्जी या दाने पर्पज के लिए करते हैं तो 100 से 120 दिनों में हार्वेस्टिंग करते हैं, क्लियर। और कर लें, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यील्ड की। तो यील्ड लगभग कितनी प्राप्त होती है हमारी, जैसे कि जो सब्जी के रूप में प्राप्त होता है, सब्जी या दाने के रूप में जो प्राप्त होता है या दाना, ठीक है ना, वो कम से कम कितना होता है 10 से 15 कुंटल। 10 से 15 क्यों हाँ 10 से 15 ही ठीक है, परफेक्ट है। 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर चारे के रूप में हम तो 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक है। ये हुई इतनी बातें। अब रही थोड़ी सी बात और रह गई कि इसमें जो है इंसेक्ट एंड डिजीज की बात कर लेते हैं, किसके, इंसेक्ट एंड डिजीज की। तो इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में एक बीटल ही कीट लगता है, कौन सा लगता है, बीटल कीट लगता है, ठीक है। इसके लिए हम इमिडाक्लोर या कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। डिजीज की बात करते हैं, यही एक इसका मेजर डिजीज इंसेक्ट होता है बीटल, ठीक है। इसमें देख तो बात करते हैं डिजीज में, तो डिजीज में जो है आपका मोजेक वायरस, कौन सा लगता है, मोजेक वायरस। ये इसमें जो है आपका मेजर, क्या इसमें मोजेक वायरस जो है आपका मेजर डिजीज होता है, मेजर रोग है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो मोजेक वायरस है जो वायरस जनित होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, डाइमेथोएट का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, डाइमेथोएट का 0.25% का छिड़काव करते हैं, कितना 0.25% का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और होता है इसमें रोग होता है बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, कौन सा होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, कौन सा होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं,
0.3% का स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया, पूरी ग्राफ खत्म हो गई। ठीक, कुछ विशेष था नहीं, तो कोई भी ग्राफ लिखना है तो हमें कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे कि उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया, महत्व में उपयोग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मृदा कैसी होनी चाहिए, उसका वितरण क्षेत्रफल क्या है भारत में और विश्व में, कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, यही सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, थैंक यू।